वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम दो एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। दैट इज एक है वाइसमैन का एक्सपेरिमेंट और एक है ड्रीश का एक्सपेरिमेंट। दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड टू है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक टॉपिक सेल फेट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। अगर आपने सेल फेट डिटर्मिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो पहले देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला जो वीडियो है वो क्रिस्टल क्लियरली समझ में आए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दो एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं और किससे रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों रिलेटेड है सेल फेट डिटर्मिनेशन से। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं सेल फेट डिटर्मिनेशन क्या होता है कि अगर कोई भी एक सेल है, समझो मेरे पास ये जाइगोट है, तो जाइगोट के सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होते हैं। तो जाइगोट के सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो अर्ली में ये जो सेल होता है इसको कैसे पता चलता है कि इसको क्या बनना है, इसको मसल ही बनना है आगे जाके। ये वाला जो सेल है इसको पता चलता है कि इसको आगे जाके आरबीसी बनना है। तो ये इनकी क्या होगी, इनकी किस्मत होगी कि इसको मसल बनना है, इसको आरबीसी बनना है। तो ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेल फेट डिटर्मिनेशन। सेल फेट डिटर्मिनेशन में आज के जो दो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड है, एक तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन से, एक रिलेटेड है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन से और दूसरा रिलेटेड है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन से। ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं सो दैट हमको कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आए। तो दूसरा है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, समझिए अगर मेरे पास एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल के पास क्या है, इस सेल के पास पहले से कोई एमआरएनए प्रेजेंट है। ये एमआरएनए इस सेल को बता रहा है कि भाई तुझे ये फ्यूचर में जाके बनना है, ये स्पेसिफिक एमआरएनए। समझो मैंने कहा कि ये जो एमआरएनए है ये कौन सा एमआरएनए है, माचो एमआरएनए। माचो एमआरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माचो एमआरएनए इस सेल को मैसेज क्या दिया कि तुझे क्या बनना है, तुझे आगे जाके मसल बनना है। ऐसे ही समझिए मेरे पास, समझिए एक सेल है जिसको आगे जाके आरबीसी बनना है। तो इसके पास स्पेसिफिक एमआरएनए होगा, ऐसा एमआरएनए होगा जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आरबीसी बनाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में सेल के पास खुद का एमआरएनए प्रेजेंट है, पहले से एमआरएनए प्रेजेंट है जो कि इसको बता रहे हैं कि तुझे क्या बनना है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, जिसमें सेल को पहले से पता है कि उसको क्या बनना है। और ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट से। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि वही एमआरएनए जो कि सेल को बता रहे कि तुझे ये बनना है। दूसरी तरफ होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिसमें एक सेल है उसको खुद को नहीं पता होता कि उसको क्या बनना है। इस सेल को क्या मैसेज आएगा, ये सेल जब किसी और सेल के साथ इंटरैक्ट करेगा और इस इंटरैक्शन की वजह से इसके पास जो मैसेज आएगा उससे ये डिसाइड करेगा कि अच्छा मुझे अब आरबीसी बनना है, अच्छा मुझे अब मसल बनना है, जो भी मुझे बनना है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो मैसेज आता है वो कहीं और से आता है। वो कहां से आता है, जो सेल्स है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उस बेसिस पे वो मैसेज आता है इसके पास और वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसने खुद से डिसाइड नहीं किया, ऑटोनॉमस ने खुद से डिसाइड किया, उसको पता है कि उसको क्या बनना है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने कहा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वाइसमैन एक्सपेरिमेंट है। वाइसमैन एक्सपेरिमेंट एंड इसको बोलते हैं रू एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट थे, वाइसमैन एंड रू, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था हम इधर समझते हैं। यहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है। किसका फर्टिलाइज्ड एग है, ये फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है। ये जो फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है, हमें पता है फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोल सकते हैं, जाइगोट बन सकते हैं। हमें पता है जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। क्लीवेज यानी कि उसका सेल जो है, जो जाइगोट है उसका जो पूरा का पूरा जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अब यहां पर ये समझ सकते हैं कि हम ये लेफ्ट वाला है और ये समझ लीजिए कि राइट वाला है। ऐसा हम समझ के चल लेते हैं, दो सेल है। अब ये अर्ली स्टेज है, ये एम्ब्रियो की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है। तो इनमें से हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट वाला था उसको हॉट नीडल से हमने बिल्कुल उसको डेड कर दिया। हॉट नीडल हमने लेफ्ट वाले सेल में लगा दी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो तो मर गया। राइट वाला नॉर्मल है। फिर जब इन्होंने ग्रोथ देखी तो इन्होंने क्या देखा कि जो राइट वाला था वो वाला पार्ट ऑफ एम्ब्रियो डेवलप हुआ है और सिर्फ आधा एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो डेवलप ही नहीं हुआ, वो डिस्ट्रॉयड ही रहा। यानी कि आधा पार्ट फ्रॉग का बना, आधा पार्ट फ्रॉग का बना ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो लेफ्ट वाला था उसके पास कोई और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स थे और
राइट वाला है उसके पास कोई और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स थे, दोनों के पास अलग अलग साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स थे। तो जो राइट वाले के पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट थे उन्होंने राइट वाला पूरा हिस्सा बना दिया, लेकिन उनके पास लेफ्ट वाले हिस्से के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स नहीं थे, इसलिए लेफ्ट वाला पार्ट बन ही नहीं पाया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ओनली हाफ पार्ट ही डेवलप हुआ। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि लेफ्ट वाला ये जो सेल था इसको पहले से पता था कि इसको क्या बनना है, और राइट वाले सेल्स को पहले से पता था कि उनको फ्यूचर में जाके क्या बनना है। यानी कि कौन सा स्पेसिफिकेशन हो गया, ये स्पेसिफिकेशन हो गया ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने देखा था कि अगर हम यहाँ पर एक हॉट नीडल से सेल डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो वाला पार्ट जितना भी है वो पार्ट बनेगा ही नहीं। अब अगर हम आगे चलें और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे तरफ चलें, जो कि किसका एक्सपेरिमेंट था, जो कि एक्सपेरिमेंट था ड्रीश का। अगर हम ड्रीश एक्सपेरिमेंट पे देखें तो इन्होंने कुछ अलग चीज देखी थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सी अर्चिन पे। सी अर्चिन पे इन्होंने क्या लिया था, सी अर्चिन पे इन्होंने सेम अर्ली स्टेज ली। अर्ली कौन सी स्टेज ली, 2 सेल स्टेज इन्होंने ली। 2 सेल स्टेज में इन्होंने सी अर्चिन का लिया, इसको क्या किया, इसके ये जो दोनों ब्लास्टोमियर है, ये जो दोनों सेल्स है, इनको सेपरेट कर दिया। इन दोनों ही सेल को इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। जब इन्होंने ये दोनों सेल को सेपरेट करके अलग अलग इन्होंने ग्रो किया तो इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों ही सेल बढ़िया तरीके से डेवलप हो गए। ये वाला भी डेवलप हो गया, ये वाला भी डेवलप हो गया। इसने भी अच्छे से लार्वा की डेवलपमेंट कर दी और इसने भी अच्छे से लार्वा की डेवलपमेंट कर दी। जबकि अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो पहली कंडीशन में हमने देखा था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ आधा ही हिस्सा बनेगा, लेकिन इसमें इसने पूरा वेल लार्वा बनाया। सिमिलरली ड्रीश ने 2 सेल स्टेज की जगह यहां पर उन्होंने 4 सेल स्टेज भी लेकर देखा, जैसे कि आप इस चीज में देख सकते हैं। 4 सेल स्टेज में भी उन्होंने सेम किया, चारों सेल्स को सेपरेट कर दिया। चारों सेल्स को यानी कि चारों ब्लास्टोमियर को उन्होंने सेपरेट कर दिया, और जब उन्होंने डेवलप किया तो ये देखा कि चारों के चारों सेल्स ने बिल्कुल प्रॉपर लार्वा बना दिया। इस लार्वा को बोला जाता है प्लूटियस लार्वा। इस लार्वा का नाम क्या है, प्लूटियस लार्वा इसको बोला जाता है। तो चारों के चारों यहाँ पे बन चुके हैं। अब हाउ वाज इट पॉसिबल, पहली कंडीशन में तो ऐसा हुआ नहीं और सेकंड कंडीशन में ऐसा हो गया, ये कैसा पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पहले से सेल को पता नहीं है कि उसको क्या बनना है, यानी कि इसके पास पहले से साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल टू सेल इंटरैक्शन चलेगी, सेल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अच्छा मुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, इस तरीके से वो इंटरैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फेट को डिटरमाइन करने के लिए, तो कि तुम क्या बनोगे वो डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पर अब ये जो ब्लास्टोमियर का एक सेल था ये और डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड क्या होगा, फिर आगे जाके एक दूसरे के साथ सेल्स ने इंटरैक्ट किया होगा और उस बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया होगा कि तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है। तो ये कौन सा स्टेज हो गया, ये स्टेज हो गया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की, जिसमें सेल्स ने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाए। लेकिन पहली वाली जो चीज थी उसमें क्या हुआ था, उसमें था ऑटोनॉमस, क्योंकि सेल को पहले से ही पता था। अगर सेल को पहले से ही पता था और वो नहीं बन पाया तो खत्म कहानी, फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो हाफ ही बना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ड्रीश के एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें टोटल 3 बातें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इनके एक्सपेरिमेंट से पता चलती है वो ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले मैंने क्या कहा था, इस तरीके से हमारे पास ब्लास्टोमियर है, 4 सेल ब्लास्टोमियर है, 4 सेल स्टेज है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये चारों के चारों जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनको मैं ऐसा ही छोड़ दूं, तो ये वाला जो ब्लास्टोमियर होगा ये इस सी अर्चिन का कोई तो हिस्सा बनाएगा, सिर्फ स्पेसिफिक हिस्सा बनाएगा सी अर्चिन का। समझो मैंने कहा कि इसने इसका नर्वस सिस्टम बनाया, समझिए मैंने कहा। वहीं ये वाला जो है ये इसका समझो बनाएगा कार्डियक सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, समझिए हम ऐसा समझ लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये इसका समझो एपिडर्मिस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये इसका कोई और पार्ट बनाएगा, ठीक है। पर जब मैंने यहाँ पर ये जो ब्लास्टोमियर्स है इनको अलग कर दिया, इन चारों ही ब्लास्टोमियर्स को जब मैंने अलग कर दिया तो चारों ब्लास्टोमियर ने पूरा का पूरा लार्वा बनाया, यानी कि इस ब्लास्टोमियर ने नर्वस सिस्टम भी बनाया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनाया, एपिडर्मिस बनाया, सब कुछ बनाया। सिमिलरली इसने, सिमिलरली इसने, सिमिलरली इसने। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो सेपरेटेड सेल है इसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है एज कंपेयर टू जब ये सेल इनके साथ था, क्योंकि जब ये इनके साथ था तब ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज बना रहा था, लेकिन जब ये अकेला है तो ये पूरा का पूरा लार्वा बना पा रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियम
isolated blastomere is greater than the blastomere's actual prospective fate। यानी कि ये जो ब्लास्टोमियर हमने रिलीज कर दिया या निकाल दिया है और उससे हमने जब ग्रोथ करवाई तो उससे पूरा लार्वा बना, तो इसकी जो फेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जब वो पहली जगह पे अटका हुआ था, यानी कि पहले वो पूरा का पूरा साथ में प्रेजेंट था। नेक्स्ट इसमें हमने क्या पूछा, नेक्स्ट इसमें से हमें क्या पता चला, हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम। कहने का क्या मतलब है, ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंटरैक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो ब्लास्टोमियर है ये इंडिपेंडेंट ब्लास्टोमियर हो सकता है, ये इंडिपेंडेंटली जाके पूरा लार्वा बना सकता है। सिमिलरली ये वाला भी इंडिपेंडेंट जाके लार्वा बना सकता है, ये वाला भी इंडिपेंडेंट जाके लार्वा बना सकता है, ये वाला भी इंडिपेंडेंट जाके लार्वा बना सकता है। चारों के चारों इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये चारों अभी साथ में आ रहे हैं और साथ में आके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम। ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो पोटेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर आपने उनको अलग कर दिया, स्टिल वो चारों साथ और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि फेट ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड सोलली ऑन इट्स लोकेशन इन द एम्ब्रियो। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर सेल टू सेल इंटरेक्शन के बेसिस पे सब चल रहा है। अब यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट होगा इधर, तो उसमें एक अलग टाइप का इंटरेक्शन चलेगा, उसमें अलग टाइप का इंटरेक्शन चलेगा तो वो अलग पार्ट बनाएगा। सिमिलरली कोई सेल अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उनमें अलग टाइप का इंटरेक्शन बनेगा, तो वो अलग टाइप का पार्ट बनाएगा इस लार्वा का। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि इसके लोकेशन पे काफी डिपेंड करता है, लोकेशन में उसके आसपास जो सेल होंगे फिर उस टाइप का इंटरेक्शन चलेगा, उस टाइप के इंटरेक्शन के बेसिस पे उनका फेट अलग होगा न्यूक्लियस का। तो ये तीसरी बात ड्रीश ने कही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो एक्सपेरिमेंट है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें तो क्या था, 2020 का ही क्वेश्चन है, इफ द ब्लास्टोमियर ऑफ अ 4-celled sea urchin embryo आर आइसोलेटेड, ईस्ट ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म अ प्लूटस लार्वा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है हमें पता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे बन गए मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रीश परफॉर्म द प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई in 8-cell urchin embryo. He obtained normal larva from these embryo. इन्होंने क्या देखा, वही सेम उन्होंने अलग कर दिए सेल्स को, 8 सेल्स के अलग कर दिए और उन्होंने क्या देखा कि सबके सब एम्ब्रियो बना पा रहे हैं। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज लेस देन द एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट। क्या बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमियर इज लेस देन एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट। लेस है या फिर मोर होता है, एक्चुअल फेट से तो ज्यादा होता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। Sea urchin is a harmonious equipotential system implying that cell interaction is critical for normal development. Cell interaction critical है normal development के लिए, सही बात है, यहाँ पे ये B statement बिल्कुल सही होगी। Prospective potency of the blastomere is greater than the actual प्रोस्पेक्टिव फेट, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो पोटेंसी है ब्लास्टोमियर्स की, अगर वो अकेले प्रेजेंट है तो उनकी ग्रेटर होगी एज उनके एक्चुअल से। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमियर इज इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो 2020 का ये क्वेश्चन था, वंस अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको सॉल्व कर